देखिए कि जैकबोट क्लास 10 वाला, ठीक है। इतिहास का तीसरा पाठ, भूमंडलीकृत विश्व का बनना पाठ करना है कि एकरा में एकन सवाल जवाब के देखब, ठीक। पहला सवाल है 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुने। अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुने गए, एगो एशिया से और एगो अमेरिका। तो एकर उत्तर है एशिया। चीन एशिया का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, ठीक है ना। पश्चिमी देशों को भेजे जाने वाले चीन रेशम, यानी रेशम कीट वाला, जिसे सस्ते से जाता था उसे सिल्क मार्क कहते थे। इसी रास्ते से चीनी पोटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े वो मसाले दुनिया माने रेशम के बेचत रहे और मसाला मन के कपड़ा मन के किन के लानत रहे। गोरेखन देख सोना चांदी कीमती धातु यूरोप तथा एशिया पहुंचता था वापसी में। अमेरिका आलू सोया मूंगफली मटर और शकरकंद ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ आदान प्रदान होता था। हाँ, चल दूसरा सवाल है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की है। तो देख, 16वीं सदी के मध्य आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा कारण है, यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैन्य की ताकत के दम पर नहीं जीतती थी, बल्कि चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। तीसरा, अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। चेचक से बहुत से मर लें, ठीक है। फिर एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे वहाँ के लोगों भी इसकी चपेट में आने लगे। इससे पूरे समुदाय को खत्म कर इस पर घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चल गया। चेचक देख, अगला है तीसरा सवाल, नी ली के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। देखो, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर रोक लगा दी, ठीक है। जिन कानूनों के माध्यम से सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण उद्योगपतियों और नागरिकों ने सरकार को मजबूर कर दिया था कि वे कॉर्न लॉ को फौरन निरस्त कर दे। कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा कम थी, फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की स्थिति बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित कॉर्न लॉ की कीमत का सामना नहीं कर सकते। विशाल भूभाग पर खेती बंद हो गई, हजार लोग बेरोजगार हुए, गाँवों शहरों या दूसरे शहरों में जाने लगे। गाँव वालों में होने जाते रहे। फिर अफ्रीका का रिंडर पेस्ट का आना। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज से फैल गई। बीमारी मवेशियों में प्लेग की तरह फैलती चल गई। एक बीमारी रही जिससे लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों में फैलने लगी। जानवरों से फिर रिंडर पेस्ट के कारण लगभग 90% मवेशियों की मौत हो गई। पशुओं की मौत से अफ्रीकियों की आजीविका का मुख्य साधन समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सारा अफ्रीका धीरे धीरे उपनिवेशिक ताकतों के गुलाम बनकर रह गया। फिर विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। चल हिंदी में बता तो लेकिन समझ में है नहीं। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। युद्ध से तो मर लें पुरुष मन। देख, 1 अगस्त 1914 यानी 14 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरू हुआ, जो 4 वर्ष से ज्यादा समय तक चला। इस युद्ध के कई विनाशकारी परिणाम हुए। यह पहला औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध से पूरी दुनिया के असंख्य सैनिकों को भर्ती किया गया था। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए।
मृतकों और घायलों में ज़्यादा कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महान विनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या कम हो गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय में गिर गई। इस युद्ध मैंने 4 को पॉइंट है नहीं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। महामंदी देख का प्रभाव है। महामंदी ने भारतीय व्यापार को चौपट कर दिया। 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया। फिर दूसरा, इस बीच भारत में गेहूं की कीमत घटकर आधी हो गई। फिर इस मंदी में किसान और काश्तकारों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। फिर महामंदी के दौरान टाटा का निर्यात बंद होने से कच्चे पाटसन की कीमतों में 60% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। फिर महामंदी से ग्रामीण भारत असंतोष उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग की हालत ठीक नहीं थी। ठीक। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन के एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। एक उत्तर है, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाले कंपनियों के बहुराष्ट्रीय निगम यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। 50 और 60 के दशक में जब अमेरिकी दुनिया भर में फैल जा रहे थे तो पश्चिमी यूरोप एवं जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर थे। उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के वर्षों तक काफी बेरोजगारी रही। 70 के दशक आखिरी साल से राष्ट्रीयकरण कंपनियां भी एशिया के ऐसे राष्ट्रों पर उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बजाय अपनी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जाकर निवेश करना शुरू कर दिया। फिर चौथा सवाल, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दें। उत्तर है 1980 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीकी बदलाव आ चुका था। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक का निम्न प्रभाव पड़ा। पहला, नहरों का विकास। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव का बहुत अच्छा उदाहरण हम पंजाब में देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने रेगिस्तानी प्रतिभूमि में नहरों का जाल बिछाया, जिससे पंजाब में गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया तथा गेहूं का निर्यात भी किया जाने लगा। नहर का विकास से पंजाब से शुरू हुई रही। ठीक है। पंजाब में कर विकास बहुत मस्त। फिर दूसरा, रेलवे का विकास। खाद्य सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में रेलवे का विकास को महत्वपूर्ण भूमिका। बंदरगाहों में जमा खाद्य सामग्री को पानी जहाजों द्वारा दूसरे देशों तक पहुंचाया भी जा सकता। फिर रेफ्रिजरेशन तकनीक का विकास। 1870 के दशक में अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप में लाकर काटा जाता था, जो एक महंगा सौदा था। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जानवरों को बजाय उनका मांस यूरोप जाने लगा। फ्रीज में रह करके ही उन्हें आयात निर्यात करते हैं, समझ लेंगे तो घर से ज्यादा दिक्कत नहीं होते। फिर देखो, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र यानी मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रिटेन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सदस्य देशों के व्यापारी में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इस युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इस आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स से देने लगा। फिर छठवां, कल्पना कीजिए कि आप कैरिबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं। इस अध्याय में दिए गए विवरण के आधार पर अपने हालत और अपनी भावनाओं के वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखें। एक उत्तर देख, मैं भगवान दास साहू भारत से जाने वाले
टिया मजदूर था। मुझे 20वीं सदी की शुरुआत में अटल देश में काम करने पर मैंने अपने माता पिता आदरणीय पिताजी चरणस्पर्श। मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं तमाम कोशिशों के बावजूद उन कार्यों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। यह काम इतना अधिक है कि कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए और मैं हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया, जिसके लिए मुझे सजा दी गई और 14 दिन जेल में काटने पड़े। वहीं यहाँ प्रवासियों को बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते थे। यहाँ अगर कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हुआ तो तनख्वाह भी काट ली जाती थी, इसलिए बहुत सारे लोग को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता था और उन्हें तरह तरह से सजा दी जाती थी। दरअसल मजदूरों का अपना अनुभव कठिनाइयों में इतनी बड़ी। आपका पुत्र भगवान दास। फिर अगला सवाल 7वां, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों का प्रवाह की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीय संबंधित एक उदाहरण और उनके बारे में संक्षेप में। पहला, व्यापार का प्रवाह। प्रथम प्रवाह व्यापार का होता है, जो कि 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तु जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक सीमित है। फिर दूसरा, श्रम का प्रवाह। दूसरा प्रवाह श्रम का होता है, इससे लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर तीसरा, पूंजी का प्रवाह। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ समय के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में निवेश कर दिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक। फिर भारत से 3 प्रवाह का उदाहरण। प्राचीन काल से ही भारतीय ने अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बना रखे थे। भारतीय व्यापारी भारत से मसाले, कपास आदि लेकर विदेशों जाते थे तथा वहां से आवश्यक चीजें लेकर आते थे। फिर अधिकांश भारतीय कारीगर और इंजीनियर विदेशों में बागानों, खानों, सड़क निर्माण और रेल निर्माण का काम करने के लिए गए। फिर भारत में प्राचीन काल में विभिन्न देशों ने पूंजी का निवेश किया। पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों ने यहाँ व्यापारिक कंपनियां तथा चाय के बागान आदि स्थापित किए। फिर महामंदी के कारणों का व्याख्या करें। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के निम्नलिखित कारण थे। औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार न रहा। फिर दूसरा, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी रह गई और सड़ने लगी। फिर तीसरा, संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई ही रह गया था। जो देश के अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनका सामना गहरा संकट खड़ा हो गया उनके सामने। फिर चौथा, यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमतें पूरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इससे महामंदी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल। अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आई, इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। फिर 9वां सवाल क्या कहता है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करेगा। तो उत्तर है, वे विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, जिन्हें पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज गति प्रगति से कोई लाभ नहीं हो सका। इस समस्या को देखते हुए विकासशील देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIO के लिए आवाज उठाई। यह विकासशील देशों की समूह इसी को G77 कहलाया। G77 G77 का गठन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया थी। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों की बराबरी करने की कोशिश करने लगे थे। अतः NIO एक ऐसी व्यवस्था थी जिनमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर सही नियंत्रण रख सके, जिसके अनुसार उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल का उचित दाम मिले और अपने तैयार सामानों को विकसित देशों में बाजारों में बेचने के लिए बेहतर स्थान मिले। चल, पाठ तो खत्म हो गया। पॉज करके तनी बढ़िया से पढ़ के समझ लेवे।